जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल होम साइंस स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना दिन में ये खत्म होता है। यानी कि हम लोग इसको 2 दिन में खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे, जिसमें कि आज आपको पार्ट 1 हो जाएगा। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को पूरा देखा कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के जनक यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। यानी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? यह वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1776। यानी कि कर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। अगर यदि पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है तो कौन हो जाएगा? भैया। बताइएगा कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं? चार कारक होते हैं। कौन कौन होते हैं? पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। ठीक है। बताइएगा कि उत्पादन में लगाया गया धन या ऋण क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। ठीक है। जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। यानी कि यह भूमि किराया पर भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद उत्पादन, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूर क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। यानी कंपनी जिस व्यक्ति का होता है उसे क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि होता है 3 प्रकार से मुख्यतः। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है। और द्वैध अर्थव्यवस्था भी होता है, समांतर अर्थव्यवस्था भी होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि बताइएगा कि जब उत्पादन के सभी कारकों यानी पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी सभी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है तो वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। यह कहाँ स्थित है? जैसे कि जापान, यूएसए, सिंगापुर में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? विकास तेजी से होता है। ठीक है। गरीब को ध्यान में न रखकर इसमें सिर्फ किसको ध्यान रखा जाता है? बाजार को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद बताइएगा कि जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो इसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। जब बताइएगा कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो इसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि भारत में है और पाकिस्तान, श्रीलंका में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताइएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है इसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? द्वैध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में परंपरागत और आधुनिक दोनों चल रहा है, इसीलिए इंडिया द्वैध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है। बताइएगा कि यानी कि काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें मौद्रिक नीतियां कम प्रभावित होती है। यानी समांतर अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिसमें काला धन बढ़ जाती है। यानी एक तरफ काला धन, एक तरफ सरकार चला रही है तो ये क्या हो जाता है? समांतर अर्थव्यवस्था हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं लगता है उसे कौन सा धन कहा जाता है? काला धन कहा जाता है। यानी कि टैक्स नहीं चुकाया जाता है जो। उसके बाद काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। ठीक है। उसके बाद किसी श्रम के बदले मिलने वाले धन को क्या कहा जाता है? मौद्रिक आय कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि मौद्रिक आय में से टैक्स घटा देने पर बचे हुए धन को क्या कहा जाता है? प्रयोज्य आय कहा जाता है। यानी कि यह पूरी तरह से क्या होता है? व्हाइट मनी होता है। यानी टैक्स दे देने के बाद व्हाइट मनी हो जाता है। उसके बाद बताइएगा कि प्रयोज्य आय में से देनदारी तथा ऋण भार को हटा देने पर बचा हुआ धन क्या कहलाता है? वास्तविक आय कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम देख लेते हैं। यानी कि किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी मिलने से कुल आय का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर क्या कहलाता है? एनएनपी कहलाता है। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात किया जाता है? एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय संगठन। ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। यानी कि यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई ने की थी। कब किया था?
1968 ईस्वी में किया था। ठीक है, उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया जो कि सालाना था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इन्होंने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था दादा भाई नौरोजी ने? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बताइएगा कि भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,12,000 सालाना है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि किसी देश के प्रगति को दिखाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। यानी कि देश की प्रगति को दिखाना है तो प्रति व्यक्ति आय दिखाना है। ठीक है, बताइएगा प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है? तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। बताइएगा कि हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना किस कीमत पर की जाती है? स्थिर कीमत पर की जाती है। ठीक है, बताइएगा कि चल रहे वित्तीय वर्ष यानी चालू कीमत क्या कहलाते हैं? चालू कीमत ही कहलाते हैं, यानी चल रहे वित्तीय वर्ष को चालू कीमत कहा जाता है। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं होता है। ठीक है, बताइएगा कि बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है? स्थिर कीमत कहलाता है। ठीक है, बताइएगा कि इसके लिए किसी वर्ष को हम क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। बताइएगा कि वर्तमान में कौन से वर्ष को आधार मानकर स्थिर कीमत आय निकाला जाता है? 2017-18। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर एनएनपी को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर किसे दर्शाता है? एनएनपी को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधि से की जाती है? 3 विधि से की जाती है। कौन कौन होता है? उत्पाद विधि, आय गणना विधि यानी उत्पादन विधि, आय गणना विधि और उपभोग विधि। ठीक है, उपभोग विधि। ठीक है, बताइएगा कि इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। वो कौन सा विधि होता है? उत्पादन विधि। इसमें होता है जीडीपी को दर्शाया जाता है। उत्पादन विधि के द्वारा जीडीपी को दर्शाया जाता है। इसमें दोहरे गणना की समस्या हो जाती है, जिस कारण अंतिम वस्तु के मूल्य को इसमें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि आय गणना विधि, इसमें क्या होता है? इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन तथा आय दोनों विधि से होता है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होता है? उत्पादन और आय दोनों विधि से होता है। ठीक है, बताइएगा। अब उपभोग विधि देखते हैं। इस विधि में उपभोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इस प्रयोग यानी कि इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है। बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि जीडीपी हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि इसका इंग्लिश होता है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि वैसा पैसा जो राष्ट्र के काम का होता है उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? जीएनपी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यानी केवल भारतीय की आय को इस जीएनपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि अगर यदि बताइएगा कि यानी कब कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पन्न होगी? बताइएगा कि यानी कि बाहर से जो कमाने वाला व्यक्ति है यानी दूसरे देश वाला ने जितना पैसा कमाया और यहाँ का व्यक्ति किसी दूसरे देश में उतना पैसा कमाता है, तो दोनों अगर यदि बराबर है तो उस समय कौन सी अर्थव्यवस्था आएगी? संतुलित अर्थव्यवस्था। वही अगर यदि बाहर वाला ज्यादा यहाँ से कमा लेता है और यहाँ वाला कम कमा पाता है बाहर में, तो उस समय क्या होगा? असंतुलित यानी हानि की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर यदि हम लोग बाहर से ज्यादा लाते हैं और यहाँ से अपने देश से कम जाता है, तब क्या हो जाएगा? लाभ की स्थिति हो जाएगी। और अगर यदि न ही अपना प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं न ही बाहर से यहाँ आता है, तो उस समय कैसी अर्थव्यवस्था होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय का शॉर्ट नेम होता है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बताइएगा कि यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। एनएनपी जो होता है देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में से मशीनी
टूट फूट को यानी घिसावट को और खर्च को घटा देते हैं तब क्या निकलता है? एनएनपी निकलता है। ठीक है, एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा? अगर यदि जीडीपी में किसे घटाएंगे तब एनएनपी निकलेगा, मूल्य ह्रास, यानी कि जो भी टूट फूट हुआ है उसे जीडीपी में घटाने के बाद एनएनपी निकलता है। ठीक है, बता जीएनपी में, हाँ जीएनपी में घटाने पे। उसके बाद बताइएगा किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए किसी देश की प्रगति को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? जीडीपी। ठीक है, यहाँ दोनों क्वेश्चन अलग अलग। किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाना है तो प्रति व्यक्ति आय, और किसी देश के प्रगति को दर्शाना है तब क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी अभी विश्व में कितना नंबर पे है? छठा नंबर पे है। ठीक है, एक नंबर पे कौन है? अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यानी पीपीपी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत अभी कितने नंबर पे है? तीसरा नंबर पे है। इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन है? चीन और अमेरिका। प्रथम चीन, द्वितीय स्थान पे अमेरिका है। बताइएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अब हम लोग देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में आय के माध्यमों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बताइएगा कि आय के माध्यम के क्षेत्र जो है इसमें 3 भाग कौन कौन सा है? एक होता है स्वरूप, एक होता है शर्त, एक होता है स्वामित्व। 3 भाग हो गया। उसमें से स्वरूप के आधार पे देखा जाए आय का तो इसमें 3 स्वरूप है। कौन कौन होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये स्वरूप के आधार पर। वही शर्त के आधार पर हो जाएगा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा सार्वजनिक, निजी और संयुक्त और सहकारी, यानी कि ये स्वामित्व के आधार पे हो जाएगा आय के माध्यम। ठीक है, बताइएगा सबसे पहले बताइएगा जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है तो उसे किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। उसके बाद बताइएगा कि कारखानों को शामिल जब निर्माण या विनिर्माण में किया जाता है तो वो उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि इसमें आ गया आटा चक्की, गन्ना मशीन, जितना फैक्ट्री होता है ये सभी किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं, यानी ये किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग सेवा, नेता, ये सभी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि तृतीय क्षेत्र में लोग क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, लेकिन आय बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर यानी कि बताइएगा कि जैसे जैसे लोगों का विकास होता जाता है तो वो किस ओर शिफ्ट होता है? प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र की ओर चला जाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभ में किंतु वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का 17%। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि तृतीय सेक्टर का योगदान कितना है? 55%। और द्वितीय सेक्टर का योगदान कितना है? 29% है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं शर्त के आधार पर जो 2 क्षेत्र देखे थे, यानी संगठित और असंगठित। बताइएगा कि जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों निश्चित होते हैं, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि सार्वजनिक रोजगार, रेलवे, सेना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नौकरी के समय वेतन तथा छुट्टी तीनों अनिश्चित जिसमें होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से आता है? असंगठित क्षेत्र से आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कौन सा है? कपड़ा उद्योग। ठीक है, उसके बाद इसके बाद प्राइवेट, कृषि, दुकान, ये सभी क्या है? असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय आय जो होगा ये 4 विधि में देखे थे, 4 भाग में बांटा गया था, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। तो बताइएगा कि यानी कि सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वह किसके अंतर्गत आते हैं? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें से क्या आ जाता है? प्राइवेट, यानी पीवीटी प्राइवेट आ जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल लाभ कमाना होता है। यानी कि पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी अभी पूछा जाए कौन है? रिलायंस है। जबकि क्षमता के आधार पर कौन है सबसे बड़ी? टाटा है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि अब देखते हैं दूसरा
यानी कि इसमें है कि सरकार का अधिकार होता है और पब्लिक सरकार का अधिकार होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी अभी वर्तमान में कौन है? रेलवे और महारत्न कंपनी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अब तीसरा देख लेते हैं, निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी जिस क्षेत्र में होता है वो कौन सा होता है? संयुक्त क्षेत्र, यानी कि पीपीपी, यानी संयुक्त, यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, ये पीपी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से पीपीपी का विकास हो रहा है। यह उदाहरण किसका है? एक उदाहरण दीजिए, मेट्रो का, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप तीनों मिलके। उसके बाद अब चौथा देख लेते हैं, सहकारी समिति। बताइएगा कि जब किसी कंपनी का दिशा निर्देश सरकार देती है तो उसे कौन से किसके अंतर्गत रखा गया है? सहकारी, यानी कोऑपरेटिव के अंतर्गत रखा गया है। बताइएगा कि यानी इसमें क्या होता है? सरकार उसका संचालन करता है। अब अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन देख लेते हैं। योजनाओं के उचित उपयोग के लिए सरकार के द्वारा जो प्लानिंग लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय योजना, यानी कि नियोजन कहा जाता है। नियोजन के लिए यानी कि सबसे पहले बताइएगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1950, यानी कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि कहाँ के संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया। योजना आयोग को कब जो है नीति आयोग में बदल दिया गया? 1 जनवरी 2015 को बना दिया गया। यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्ट्रक्शन, यानी नेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना को बनाना। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग अभी क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया है। तो पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे एनडीसी कहा जाता है, यानी नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद बताइएगा कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952, यानी 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी बताइएगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, यह किसका अनुमोदन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, इसे गैर संवैधानिक कहा जाता है, यानी कि दोनों की रचना संविधान के बाद हुई है। ठीक है, अतः इसे संविधानोत्तर निकाय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा योजना यानी किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? योजना आयोग को जाना जाता है। अब हम लोग योजना देख लेते हैं, यानी कि जितना 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है तो उस सबको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 56। यह किसके मॉडल पर आधारित थे? मॉडल पर आधारित थे। इसमें किसे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यह अपने लक्ष्य से कितना गुना यानी कि वृद्धि कर पाया? 2 गुना वृद्धि कर पाया। अतः यह एक प्रकार से क्या हुआ? सफल योजना हुआ। ठीक है, उसके बाद बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1955 से 61। ठीक है, यह किसके मॉडल पर आधारित थे? के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद यानी कि बड़े बड़े स्टील प्लांट इस योजना में लगाए गए, जिसमें से द्वितीय पंचवर्षीय में 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। कौन कौन थे? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। वही एक हो जाता है यानी बोकारो स्टील प्लांट, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता। बताइएगा कि भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह किसके सहयोग से बनाया गया था? किस देश के सहयोग से? राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह किस देश के सहयोग से बनाया गया? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। यह किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है? 1961 से 66 तक। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग दोनों को विकास करना। ठीक है, यानी कि यह अब तक का क्या था? असफल योजना था। ठीक है, इसमें बताइएगा कि इसके असफलता के कितने मुख्य कारण थे? 3 कारण थे। कौन कौन था?
पहला था 1962 का चीन युद्ध हो गया, यानी कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1966 में भूख यानी कि भीषण सूखा, यानी भीषण सूखा आ गया था, ठीक है, यानी कि भीषण अकाल हो गया था। उसी समय यानी कि 1966 ईस्वी में किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि नेहरू जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1962 की चीन युद्ध के बाद, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि इस योजना के बाद कई साल तक के लिए कुछ योजनाएं नहीं आए, तो उस काल को किस नाम से जाना जाता है? योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 69 तक था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में आई थी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हरित पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1966-67 लिया जाता है, यानी कि 1966। बताइएगा कि यानी कि इसका हरित क्रांति का अमेरिका में जनक कौन था? यानी कि पूरा विश्व भर में नॉर्मन बोरलॉग था। और वही भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन हो जाएगा। यानी हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था विलियम कार्ड ने, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति में उन्नत बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, जिसमें से कि मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। तो जिसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ा, और उसके बाद पूछा जाए धान के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद दलहन के उत्पादन क्या हो गया? कमी हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा हरित क्रांति का केंद्र यानी कि कहाँ, यानी हरित क्रांति का केंद्र यूपी के शामली में था। कहाँ था? यूपी के शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ? पंजाब को हुआ। उसके बाद फिर द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवंशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं, ऐसे फसल को जेनेटिक मॉडिफाइड यानी कि जीएम फसल कहा जाता है, ठीक है। अब बताइएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब है? 1969 से 74, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ? स्थिरता के साथ विकास को प्राप्त करना था। बताइएगा कि यानी कि इसमें है कि प्रतिकूल मौसम के कारण इसमें क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बताइए भीषण चक्रवात उड़ीसा में कब आया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया था, ठीक है। यानी कि उसके बाद शरणार्थी संकट आ गया था, इसी कारण चौथी पंचवर्षीय योजना असफल हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब है? 1974 से 78, ठीक है। बताइएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। यानी कि गरीबी हटाने के लिए कितने सूत्रीय कार्यक्रम को लाया गया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लाया गया, ठीक है। यानी ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी सरकार को बदलने के लिए इसे 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद बताइएगा इसके बाद कुछ यानी कि छुट्टी रात यानी कि उसे किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना, यानी 1-1 साल के लगाया गया था, यानी कि छुट्टी नहीं था इसमें। अनवरत योजना जिसे इंग्लिश में रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना का काल कब से कब तक था? 1978 से 1980, ठीक है। इस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी, यानी गांधीवादी मॉडल पर यह क्या था? आधारित था। इस योजना को डीडीटी किसने? डीडीटी लकड़ावाला ने तैयार किया था, यानी कि रोलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा इसमें स्पष्ट नहीं की गई है, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है? 1980 से 85, यानी इस योजना में यानी किस पर मुख्य जोर दिया गया? उद्योगीकरण पर जोर दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था, ठीक है। उसके बाद यह किसके मॉडल पर तैयार किया गया था? डॉक्टर चक्रवर्ती के मॉडल पर तैयार था, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय। गरीबी को परिभाषित किस योजना में किया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ?
सातवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है? 1992 से 97। ठीक है, यानी कि यह 2 वर्ष की देरी से शुरू हुआ था। यानी 1991 ईस्वी में आर्थिक संकट इसी पंचवर्षीय योजना के द्रव्यमान में आया था, जिस समय एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय बताइएगा कि यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि यानी कि यह 8वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा में समर्पित योजना थी। ठीक है, उसके बाद होता है 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 92 से 97, यानी कि 97 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद फिर यह किसके मॉडल पर आधारित थी? अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें क्या था? न्यायपूर्णता विवरण प्रणाली को 9वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसमें क्या हुआ था? भूकंप, कारगिल युद्ध, 1996 के परमाणु परीक्षण के कारण यह क्या 1998 के परमाणु परीक्षण के कारण यह योजना क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? 2002 से 2007 तक था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2002 में लाया गया। ठीक है, उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 2012। ठीक है, इसमें क्या था? हर क्षेत्र में विकास करना था, यानी समावेशी विकास के लिए इसे चलाया गया था। यानी तीव्र विकास पर जोर दिया गया था। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, बताइएगा 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, हालांकि इस योजना को संसद ने कब मंजूरी दी थी? 2005 में मंजूरी दी थी। इसी योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य को रखा गया था, किंतु यह 24% से घटकर कितना आ गया था? 22% आ गया था। ठीक है, अब और लास्ट पंचवर्षीय योजना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब तक था? 2012 से 17 तक था। इसमें था कि प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार की कमी का लक्ष्य रखा गया था, किंतु यह दोनों बढ़ ही गया। ठीक है, उसके बाद इस योजना में परमाणु ऊर्जा के बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया था। किसमें? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम लोग देख लेते हैं बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं? तो बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम लोग अब इसके आगे में देखेंगे। बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर उसके योग्यता के अनुसार उचित मूल्य का रोजगार नहीं मिलता है। इसे क्या कहा जाता है? बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के कई स्वरूप है, जिसमें हम लोग देख लेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, यानी ये सभी, और शिक्षित बेरोजगारी, ये सभी बेरोजगारी को हम लोग देखेंगे। अब बताते जाइएगा। यानी कि जब मांग में परिवर्तन और मांग में यानी कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कमी हो जाए तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है, यानी कि यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। इसमें यानी अपस्फीति का कारण यह बेरोजगारी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? यह जो होता है यह संरचनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न करती है। भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है? जैसे कि संरचनात्मक हो गया कि पहले से मान लिया जाए कि कोई सब आदमी क्या पीता था? कॉफी पीता था। ठीक है, उसमें हो गया कि मतलब नहीं, अब पैसा घट गया तो अब सब चाय पे आ गया। तब जितना भी यानी कंपनी था कॉफी बनाने वाला, अब सबसे पहले वो क्या करेगा? चाय को उत्पादन करेगा, उसके बाद फिर मशीन लगाएगा उसके लिए, उसके बाद उसे तैयार करेगा। इसमें क्या होता है? लंबा प्रोसेस लग जाता है। इस समय में जितना भी मजदूर था, जो भी लेबर वर्क था, यानी जो भी कंपनी, सब क्या हो गया? तब तक के लिए तो बेरोजगार हो गया। तो वही हो जाता है, यह संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक हो जाता है चक्रीय बेरोजगारी। इसमें हम लोग देख लेते हैं, जब मांग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, अर्थात समग्र मांग के अभाव पर फैक्ट्री बढ़ जाए, उससे जुड़े सभी लोग क्या फैक्ट्री बढ़ जाए, उससे सभी जुड़े लोग क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाए। यानी कि बढ़ जाए नहीं, यहाँ होगा यहाँ बंद हो जाए। ठीक है, यानी कि जब मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए, अर्थात समग्र मांग के अभाव में फैक्ट्री बंद हो जाए, इससे सभी जुड़े लोग क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाए। तो इसे कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लिया जाए कि इससे एक चक्र में चलता रहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एगो नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी का वो पहले फैक्ट्री लगाएगी, फैक्ट्री से उसके लिए सामान आने जाने के लिए परिवहन होगा, परिवहन के बाद यानी उसका डीलर होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह मतलब डील करने वाला, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? होलसेलर होगा, होलसेलर के बाद रिटेलर होगा, रिटेलर के बाद उपभोक्ता हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा? एक तरह से चक्र के रूप में बेरोजगार हो जाएगा।
इसीलिए इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। यानी जब तकनीकी विकास होता है तो पुराने तकनीक के लोग तब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं जब तक के लिए वह नई तकनीकी नहीं सीख पाते हैं। इसे किस बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है? घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया। अर्थात इसमें नौकरी को खोजने के दौरान जो बेरोजगारी घर्षणात्मक होती है उसे यह कैसी बेरोजगारी होती है? अल्पकालिक बेरोजगारी होती है, यानी कुछ समय के बाद उसे रोजगार मिल जाता है। ठीक है, यह भारत के किस क्षेत्र में देखा जाता है? शहरी क्षेत्र में ज्यादातर देखा जाता है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं वह बेरोजगारी जिसमें मजदूर काम पर लगा तो होता है, यानी दिखता है कि काम कर रहा है, लेकिन किंतु उत्पादन यानी सीमांत शून्य होता है। तो इसे किस बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी को अन्य कई नाम से जाना जाता है। एक होता है छिपी बेरोजगारी, एक अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्टिंग्विश बेरोजगारी, यानी कि सभी एक ही बेरोजगारी के नाम है जिसका नाम है छिपी हुई बेरोजगारी का। इसमें क्या होता है? नौकरी से हटा देने पर उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम ही है कि जाके अपना घर में खेती में काम कर रहे हैं, अगर यदि हम 4 जने मिलकर खेत का काम कर रहे हैं तो उससे 5 मन अगर यदि अनाज आता है तो एक आदमी अगर यदि वहां से निकल भी जाते हैं तो वही 4 आदमी जब उसी खेत में यानी कि उत्पादन करेगा तो फिर भी वो 5 मन अनाज यानी उत्पन्न करेगा। तो इससे यह पता चला कि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी कि एक आदमी एक्स्ट्रा लग रहा था उसमें भी एक आदमी निकाल देते हैं तो फिर भी वो उस खेत से 5 ही मन अनाज होगा। तो वही हो जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर होता है वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है, यानी कि कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि कटाई के बाद किसान क्या होता है? उसके बाद बेरोजगार हो जाता है। उसके बाद जैसे कि ठंडी में यानी जूस बेचने वाला था, जब ठंडी आ गया तो उसका जूस अब बिकेगा नहीं होगा, नहीं बिकेगा, यानी वह कौन सी बेरोजगारी आ जाती है? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा कि जब किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसमें क्या होता है? मजदूर अपनी कुल क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसका योग्यता जितना उतना उसको कम नहीं मिल रहा है। तो वो कौन सी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी। अब हम लोग देख लेते हैं गरीबी यानी कि पॉवर्टी। गरीबी वह 5 मूलभूत चीज है जिसमें से कोई भी एक चीज अगर यदि आपका कम हो रहा है तो आप उसके अनुसार क्या कहला जाएंगे? गरीब कहला जाएंगे। जिसमें कि कौन कौन सा होता है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, यानी ये 5 मुख्य आधार इसके हैं। बताइएगा कि यानी योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने वाले गरीब नहीं कहलाएंगे? 2400 कैलोरी। ठीक है, यानी कौन से क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। वही तेंदुलकर समिति ने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर यदि कोई भी व्यक्ति कितना रुपया प्रतिदिन खर्च करता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, 26 रुपया। ठीक है, वही शहरी क्षेत्र में कितना रुपया खर्च करता है तो गरीब नहीं कहलाएगा, 32 रुपया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि विश्व बैंक के अनुसार कितना डॉलर प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा? $1। ठीक है, उसके बाद गरीबी मापने की कितनी विधि है? 2 विधि है। कौन कौन सी विधि है? एक होता है, एक आपका हो जाएगा सापेक्ष विधि, एक हो जाएगा निरपेक्ष विधि। बताइएगा कि यानी सापेक्ष विधि में क्या किया जाता है? एक की तुलना दूसरे से की जाती है, यानी उसके तुलना में हम ज्यादा गरीब है या हम ज्यादा अमीर है, तो वही सापेक्ष विधि हो गया। एक होता है निरपेक्ष विधि। इस विधि में क्या होता है? एक न्यूनतम आय फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि एक नंबर फिक्स कर दिया जाता है। इससे अगर यदि आप ज्यादा है तो आप अमीर कहलाएंगे, इससे कम है तो आप गरीब कहलाएंगे। तो इसीलिए इसी में एक टर्म लाया गया है, यानी कि एक रेखा जो रखा जाता है, यानी कि न्यूनतम आय के रेखा जो रखा जाता है, इससे ऊपर वाले को किस नाम से जाना जाता है? एपीएल के नाम से जाना जाता है, यानी एबव पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल, और वही गरीबी रेखा के नीचे वाले को क्या कहा जाता है? बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी मतलब गरीबी, बिलो मींस नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल हो जाता है। ठीक है, बताइएगा कि देश में गरीबी तथा बेरोजगारी का आंकड़ा कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय संख्या NSSO। ठीक है, उसके यही है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान ये क्या करता है? देश में गरीबी और बेरोजगारी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमा के क्या है कि यानी कि देश में गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा कौन करता है?
यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान NSSO। अब वहां हम लोग क्या देखे थे कि CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि मतलब GDP सब वाला जो था ना। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें है कि यानी आय एवं संपत्ति की असमानता को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गिनी गुणक और लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है आय और संपत्ति की असमानता को दिखाने के लिए। उसके बाद बताइएगा कि बेरोजगारी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिलिप वक्र का प्रयोग बेरोजगारी को दर्शाने के लिए। अब प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रूजेंट वक्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग बजट देख लेते हैं। यानी बजट कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़ा का थैला होता है। यानी बजट की शुरुआत यानी कब से हुई थी पूरा विश्व में? 1773 ईस्वी में। कहां से हुआ था? ब्रिटेन के वित्त मंत्री उस समय कौन थे जिसने बजट को लाया था? वालपोल ने लाया था। ठीक है, यानी बजट का शब्द जो लाया था वो किसने लाया था? ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे वालपोल ने लाया था। ठीक है, उसके बाद भारत में बजट किसके समय आया था? किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। शासनकाल कब से कब तक था कैनिंग का? 1856 से 1862 तक। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं कि यानी कि जेम्स विल्सन ने इसे सर्वप्रथम क्या किया था? भारत में प्रस्तुत सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। जेम्स विल्सन को भारत के बजट का जनक कहा जाता है। भारत के बजट का जनक पूछा जाए तो कौन होगा? जेम्स विल्सन। किस गवर्नर के शासनकाल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि आम बजट को रेल बजट से अलग किसके सिफारिश पर किया गया था? एक्वार्ड समिति के सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा रेल बजट को आम बजट से कब फिर मिला दिया गया? 2016 को। ठीक है, बताइएगा कि भारत में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किस महीने के पहले यानी कि कार्य दिवस से स्टार्ट हो जाता है? फरवरी के पहले नहीं, फरवरी के पहला है, पहले था लास्ट। अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया? फरवरी के पहले कार्य दिवस को बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि बजट को तैयार कौन करता है? कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति करती है। प्राक्कलन समिति में कितना अध्यक्ष होते हैं? कितना सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से कितना आता है? 30 और राज्यसभा से 0। यानी प्राक्कलन समिति में टोटल का टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि यही बजट को तैयार करते हैं। बताइएगा कि सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाला भारतीय कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है? 10 बार बजट पेश किया है। यानी कि बजट शाम को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वह पहला कौन था जिन्होंने दोपहर को ही बजट प्रस्तुत किया? यशवंत सिन्हा। ठीक है, उसके बाद बजट का टीवी पर प्रसारण कब से प्रारंभ हो गया? 1992 से। ठीक है, बताइए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत पूछा जाए आर.के. शनमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत पूछा जाए तो आर.के. शनमुखम शेट्टी। वही गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई, जो कि 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यानी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन मंत्री द्वारा प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति का मन हुआ कि नहीं हम ही बजट पेश करेंगे तो वो कर सकता है, यानी कि अधिकार उसका, लेकिन प्रस्तुत करवाया किससे जाता है? वित्त मंत्री से करवाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि बजट शब्द की चर्चा संविधान में है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, इसके बदले में किस शब्द की चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बताइएगा कि यानी बजट के तहत वित्तीय भिन्न भिन्न कार्य के योजनाओं को प्रस्तुत करना यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 112, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। बताइएगा कि प्राक्कलन के तहत यानी कि खर्च करने का विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 113। उसके बाद विनियोग विधेयक के तहत धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है, जबकि विनियोग विधेयक पारित नहीं, यानी जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है संसद यानी कि धन नहीं निकाल सकता है। तो ये इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 114 में। ठीक है, बताइएगा इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन कोष यानी कि कोष का रक्षक कहा जाता है, इसी विनियोग विधेयक के कारण। जब तक संसद सदस्य अनुमति नहीं देगा तब तक धन नहीं निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अतिरिक्त अनुदान के तहत प्राक्कलन द्वारा किए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाला जाता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 115। ठीक है, उसके बाद लेखा अनुदान द्वारा यानी कि एडवांस में अग्रिम राशि निकाला जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत?
116। ठीक है, उसके बाद बजट के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। बजट यानी कि शून्य आधारित बजट होता है, जेंडर बजट होता है, संतुलित बजट होता है, आउटकम बजट होता है। बताइएगा, यानी कि वह बजट जिसमें पिछला लेनदेन को छोड़कर एकदम नए सिरे से तैयार किया जाता है, वह कौन सा बजट होता है? शून्य आधारित बजट होता है। ठीक है, बताइएगा कि भारत में शून्य आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया था? सर्वप्रथम 1987-88 में राजीव गांधी के समय में प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा कि विश्व में शून्य आधारित का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में अमेरिका के जिमी कार्ट ने किया था, 1973 में। यहाँ भारत में कब हुआ? 1987-88 में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शून्य आधारित बजट के जनक कौन कौन थे? ये थे अमेरिकी के पीटर फायर शून्य आधारित बजट के जनक थे अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जिस बजट में स्त्री पुरुष के लिए अलग से कुछ प्रावधान हो उसे कौन सा बजट कहा जाता है? जेंडर बजट कहा जाता है। यानी 2001 में महिला सशक्तिकरण के बाद जेंडर बजट को अधिक बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बताइए वैसे बजट जिसमें आय तथा व्यय को संतुलित रखा जाता है, वह कौन सा बजट होता है? संतुलित बजट होता है। ठीक है, उसके बाद जब सरकार पैसा को खर्च करती है, उस धन द्वारा किए गए कार्य का रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट कार्ड प्रगति को दर्शाया जाता है, वह कौन से बजट के अंतर्गत दर्शाया जाता है? आउटकम बजट के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।